नमस्ते दोस्तों। जब भी हम बाहर खाने का सोचते हैं, हम बहुत सी चीजें खाते हैं जो मैदा से बनी होती हैं। फिर चाहे वो समोसा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो या मोमोज हो, आजकल ज्यादातर खाने की चीजों में मैदा का ही इस्तेमाल हो रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मैदा किस चीज से बनता है और फैक्ट्री में कैसे बनता है? तो चलिए इस कमाल के वीडियो में जानते हैं कि मैदा कैसे बनता है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैदा मुख्य रूप से गेहूं से बनता है। हम रोज गेहूं से बनी ब्रेड खाते हैं, लेकिन मैदा इतना अलग क्यों होता है? इसे समझने के लिए आपको गेहूं के स्ट्रक्चर को समझना होगा। गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत को चोकर कहते हैं। इसमें फाइबर और मिनरल्स होते हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, स्टार्च और ग्लूटेन के रूप में। और गेहूं के सबसे अंदर वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो हम गेहूं से छोकर और जर्म को अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च और ग्लूटेन वाला हिस्सा बचता है। उसे हम पीस कर मैदा बनाते हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, स्टार्च और ग्लूटेन के रूप में। और गेहूं के सबसे अंदर वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो हम गेहूं से छोकर और जर्म को अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च और ग्लूटेन वाला हिस्सा बचता है। उसे हम पीस कर मैदा बनाते हैं। ये वाइब्रो सेपरेटर है जो गेहूं से रस्सी, प्लास्टिक और कागज जैसी बड़ी चीजें अलग करता है। इसके बाद गेहूं ग्रेविटी क्लीनर में पहुंचता है। ग्रेविटी की वजह से गेहूं नीचे आता है, जिससे दूसरी फसलों के दाने और डंठल साफ हो जाते हैं। जिसके बाद गेहूं जाली लगी होती है जो हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार बहती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच के टुकड़े भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर उठ जाता है। और नीचे से आ रही हवा इसे वापस मिलने नहीं देती, इसे ऊपर ही रखती है। इसकी वजह से जाल के कनेक्शन में कंकड़ के टुकड़े पत्थर के ऊपर उठने लगते हैं और गेहूं ग्रेविटी की वजह से नीचे आने लगता है, जो एक तरफ नीचे आ जाता है, जबकि पत्थर दूसरी तरफ कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। यह मशीन इतनी एफिशिएंट है कि बिना एक भी दाना बर्बाद किए सबसे छोटे पत्थरों को भी अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं स्कोरर में पहुंचता है, जिसमें एक ड्रम के अंदर रोटेटिंग रोल लगा होता है और ड्रम और रोल दोनों के ऊपर बहुत सारे दांत बने होते हैं। तो जब गेहूं को ड्रम और रोल के बीच छोटे से गैप में डाला जाता है तो गेहूं के दानों और दांतों के बीच फ्रिक्शन होता है, जिससे दानों पर जो मिट्टी और कीचड़ चिपकी होती है वो अलग हो जाती है, जो जाल से नीचे गिर जाती है और गेहूं के बीज अलग हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें गिरते हुए गेहूं को पंखे की मदद से तेज हवा में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे गिरते हुए गेहूं में मौजूद मिट्टी और धूल अलग हो जाती है और हमें साफ गेहूं मिल जाता है। अब गेहूं की फाइनल क्लीनिंग के लिए इसे ग्रेन वॉशर में भेजा जाता है, जहां इसे पानी की मदद से साफ किया जाता है ताकि जो थोड़ी बहुत गंदगी बची हो वो भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। फिर ये मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है, जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और फैंस लगे होते हैं जो गर्म हवा छोड़ते हैं, जिससे कन्वेयर में जा रहे गेहूं से गर्म हवा लगातार बहती रहती है, जिससे गेहूं से नमी अलग हो जाती है और वो जल्दी सूख जाता है। हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइलोस में भेजा जाता है, जहां इसे स्टोर किया जाता है ताकि ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स और कीड़े मकोड़े वगैरह से सेफ रहे। अगर हमें सादा आटा बनाना है तो हम गेहूं को सीधा आटा चक्की में भेजेंगे और ग्राइंडर से पीस देंगे। लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टोरेज साइलोस से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस में ट्रांसफर करते हैं, जिसमें माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर्स गेहूं में मॉइस्चर डालते हैं। यहां से ये टर्बोलाइजर डैम्पनर में पहुंचता है, जहां जरूरत के हिसाब से इसमें पानी मिलाया जाता है और रोटेटिंग रोटर्स पानी को गेहूं में मिलाते हैं, जिससे इसका मॉइस्चर 7 से 20% बढ़ जाता है। इसके बाद गेहूं को 10 से 12 घंटे के लिए होल्डिंग टैंक में रखा जाता है, जिससे गेहूं के बाहर की त्वचा यानी चोकर सख्त हो जाती है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला हुआ रहता है। इस तरह दोनों के टेक्सचर में अंतर मैदा बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है।
अब हम गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजते हैं, जिसमें 2 रोल्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड्स पर घूमते हैं। इनके बीच थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरते हैं तो गैप और मॉइस्चर की वजह से ये टूटते नहीं हैं, बल्कि क्रड की तरह क्रैक होकर खुल जाते हैं। इससे छोकर, जर्म और एंडोस्पर्म अलग हो जाते हैं और इन तीनों का मिक्सचर बन जाता है, जिसमें तीनों चीजें होती हैं। अब हम इस मिक्सचर को प्यूरिफाई करेंगे, जिसमें सीरीज और पैरेलल में बहुत सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जिनका शेप ऊपर से नीचे आते हुए छोटा होता जाता है। जब क्रस्ट मिक्सचर को फीडर के जरिए डाला जाता है तो फीडर्स की मूवमेंट की वजह से फियर पूरे गिल्स पर फैल जाता है और नीचे से लगातार गर्म हवा दी जाती है, जो फीडर्स के हल्के होने की वजह से चोकर और जर्म को ऊपर उठा देती है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे ही रहता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखा भी देती है। अलग अलग हिलते हुए स्पोर्स से गुजरने वाले साफ एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जबकि चोकर और जर्म साइड में अलग होकर वापस मिल में भेज दिए जाते हैं। जो एंडोस्पर्म के टुकड़े सबसे नीचे इकट्ठा होते हैं, जो हमें स्पोर के बाद मिलता है, उसे हम सूजी कहते हैं। सूजी का इस्तेमाल हलवा बनाने के लिए किया जाता है, जिससे मैदा बनाने में भी मदद मिलती है। मैदा बनाने के लिए हम सूजी को रोलर मिल में भेजते हैं, जहां इसे फीड रोलर की मदद से बराबर फैलाया जाता है और ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है। इसे और ज्यादा बारीक पीसने के लिए इसे सीरीज में डालते हैं। एक एक करके रोलर के बीच में पीसते रहते हैं, जब तक पार्टिकल साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो जाए। यहां से इसे प्लांट शिफ्टर में भेजते हैं, जहां बहुत सारे बॉक्सेस में बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं, जो काउंटरवेट मैकेनिज्म की वजह से लगातार हिलते रहते हैं। प्लांट शिफ्टर में ऊपर से बारीक पिसी हुई सूजी डाली जाती है। ऊपर से जो पार्टिकल्स नीचे आते हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जबकि वो सभी पार्टिकल्स से गुजरकर नीचे पहुंच सकते हैं। बाकी पार्टिकल्स वापस रोलर मिल में पीसने के लिए भेज दिए जाते हैं। मिलिंग के बाद जो मैदा मिलता है उसका पार्टिकल साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच होता है। यही मैदा कहलाता है। लेकिन ये अभी भी बहुत ज्यादा सफेद नहीं होता है, क्योंकि जब मैदा कुछ देर हवा के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर सफेद हो जाता है। लेकिन कई बार कंपनीज इस प्रोसेस को तेज करने के लिए इसे पेरोक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट से ब्लीच करते हैं, ताकि मैदा जल्दी सफेद हो जाए। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब गेहूं से आटा, सूजी और मैदा बनता है तो इनके टेस्ट में इतना अंतर क्यों होता है? इसका पहला कारण यह है कि मैदा में चोकर और जर्म नहीं होते हैं, जिनमें फाइबर और मिनरल्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को कम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टिकल साइज। गेहूं से बने पार्टिकल का साइज 1000 से 1500 माइक्रोन के बीच होता है। सूजी के पार्टिकल्स 400 से 800 माइक्रोन के होते हैं और आटे के पार्टिकल्स 300 से 400 माइक्रोन के होते हैं, जबकि मैदा के सारे पार्टिकल्स सिर्फ 10 से 100 माइक्रोन के बीच होते हैं। जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी ही तेजी से ये लाड के साथ घुलकर ज्यादा टेस्ट देगा और ये पेट में भी जल्दी डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी देगा। यही कारण है कि बीमार लोगों को गेहूं खिलाया जाता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। जबकि डायबिटीज के लोगों को मैदा से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बहुत छोटे